बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इसको स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम हम उस लीनियर सिस्टम को कहते हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो दो तरह से कर सकता है। या तो उसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर एक से ज़्यादा बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सो कंसिस्टेंट में नेक्स्ट इसके दो केस मज़ीद आ जाते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो पहले हम कंसिस्टेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ linear equations is said to be consistent if the system has unique solution, or infinitely many solution। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सिस्टम of linear equation is said to be inconsistent if the system has no solution। जैसे कि मैंने इसमें पहले ही बता दिया कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट है, अगर एग्जिस्ट करता है अब वो यूनिक है या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो अब इनकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो किस तरह से होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसके लिए हम जो है इसका सबसे पहला केस कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन का। तो इसके लिए एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। सो एग्जांपल में मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल इज 2x + 5y - z = 5, 3x + 4y + 2z = 11। थर्ड इक्वेशन इज x + 2y - 2z = -3। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो मैं इसको जो है वो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी ताकि हम इजीली जो है वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करें बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन मेथड। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन मेथड। तो गॉस-जॉर्डन मेथड में आपको पता है रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिक्वायर है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है मैट्रिक्स ए होता है और साथ में उसका बी कॉलम होता है। सो मैट्रिक्स बन गया 2 3 एंड 1, 5 4 2 एंड थर्ड कॉलम इज -1 2 -2 विद बी कॉलम जो कि आ रहा है 5 11 एंड -3। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि हम गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, सो आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो देखिए फ्रैक्शन बन रही है, तो इससे बेहतर है मैं अगर एक रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर लूँ तो अगर मुझे यहाँ पे बना बनाया 1 मिल जाए। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाली हूँ कि रो फर्स्ट को एंड रो 3 को यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देंगे। चलें जी, इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है, क्योंकि R1 जो है वो R3 की जगह पे चली जाएगी और R3 जो है वो R1 की जगह पे आ जाएगी। सो ये बन गया 1 2 -2 -3। सेकेंड रो एज इट इज़ अपनी जगह पे है 3 4 2 एंड 11 2 5 -1 5। ओके जी, फर्स्ट हमारी जो एंट्री है वो 1 बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने काम करना होता है वो ये है कि 1 की बिलो दोनों एंट्रीज को 0 0 बनाना है। सो इन दोनों को 0 0 बना लेते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। सो फर्स्ट रो क्योंकि फिक्स हो चुकी है इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ लिख लिया। सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया होगा, R2 प्राइम न्यू R2 बन जाएगी। R2 में कितना चेंज आ रहा है, 3 है, पॉजिटिव 3 है तो -3, जिसमें 1 बनाया है उसी को यूज़ करते हुए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सिमिलरली R3 न्यू बनेगी, R3 में कितना चेंज आएगा, +2 है तो -2 R1। ये ऑपरेशन अप्लाई करने से हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो सिचुएशन बनती है 0 -2 8। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई करके आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं बता रही बिकॉज हम ऑलरेडी जो है वो ये डिस्कस कर चुके हैं एचिलॉन फॉर्म बनाने में, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने में, उसके बाद एलिमिनेशन में, जॉर्डन में। तो इसको हमने जो है वो काफ़ी मेथड्स में डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल से रो ऑपरेशन को नहीं बता रही। तो ये होप्स आपको आता होगा, तो आप जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे देखें जो है वो 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अब क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो मैं इसी को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, इसी को 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। सो अब जो है फर्स्ट एंड जो थर्ड इक्वेशन है उसमें चेंज नहीं आएगा, तो मैंने उसको जो है वो एज इट इज़ लिख लिया है। चेंज आ रहा है R2 में और वो कितना चेंज आ रहा है, -1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे +1 बन सके। सो ये बन गया 0 1 -4 एंड -10। अब देखिए यहाँ 1 बन गया है तो इस 1 के अबव एंड बिलो एंट्रीज को हमने 0 बनाना है। सो इसका मतलब है कि अब हमने सेकेंड रो को फिक्स रखना है, इसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि R1 में कितना चेंज आ रहा है। सो R1 हमारे पास क्या बन रही है, R1 माइनस, यहाँ पे +2 है तो क्या करना पड़ेगा, -2, और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R2 के साथ। सिमिलरली R3, इसमें कितना चेंज आ रहा है, R3 +1 है तो माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो भी 1 है R2 में, सो सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 1 0 6 एंड 17 और जो R3 बन रही है वो हमारे पास बन रही है 0 0 7 एंड 21। अब यहाँ पे देखें 7 और 21 यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है और हमारे पास है भी यहाँ पे लास्ट चॉइस, तो हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 1 रिक्वायर है, तो पहली 2 इक्वेशंस जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। सो मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। चेंज हमारे पास आ रहा है R3 में। सो R3 में कितना चेंज आ रहा है, 1/7 R3। इस तरह से ये बन गया 0 0 1 एंड 3। सो 1 बन गया। अब इस हमें क्या बनाना है, इस 1 के अबव दोनों एंट्रीज को 0 0 बनाना है ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। सो अब हमारे पास चेंज जो है वो थर्ड इक्वेशन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। R2 के लिए देखें क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, R2 में -4 है तो हमें +4 R3 करना पड़ेगा,
R1 में क्या चेंज आ रहा है, R1 में 6 है, +6 है, तो हमें -6R3 करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से बन जाती है, 1 0 0 -1 0 1 0 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड हमने इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिया है। सो सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो सोल्यूशन देखें हमारे पास क्या आ रहा है, x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे इसका एक ही सिंगल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल सोल्यूशन है, तो इस वजह से हमें पता चल गया कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। x1 की वैल्यू है -1 2 एंड 3 इज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और ये कब एग्जिस्ट करता है यूनिक सोल्यूशन, जब हमारे पास जो बिल्कुल हमारे पास लास्ट पे एक मैट्रिक्स बनता है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करें इसमें कितनी है, नॉन जीरो रोज इसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास कितनी आ रही हैं, वो 3 है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये, क्योंकि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, अगर तो ये सेम आ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है ये भी पता होना चाहिए कि अगर सिंगल एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन ही कहते हैं। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल पे, ताकि हमें पता चल जाए कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं। सो इसकी सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम जो है वो सिस्टम कुछ इस तरह का ले लेते हैं, x + y + 2z इज इक्वल टू 1, 2x - y + 7z इज इक्वल टू 11, 3x + 5y + 4z इज इक्वल टू -3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज इट इज़। इसको भी हम जो है वो बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड ही करेंगे। सो गॉस जॉर्डन मेथड के लिए आपको पता है हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिक्वायर है, सो हम डायरेक्ट इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज जी, तो आपको पता है ये होता है ए एंड बी। सो ये बन गया 1 2 3 1 -1 5 2 7 4, साथ में इसका बी कॉलम लिख देंगे विच इज़ 1 11 एंड -3। अब देखें कि गॉस जॉर्डन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारे पास जो है वो डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है। सो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें चेंज नहीं आएगा, बल्कि इसकी बिलो एंट्रीज को हम 0 0 बना देंगे। R2 में 0 बनाने के लिए R2 + 2 है तो हमें -2 R1 करना पड़ेगा। R3 में 0 बनाने के लिए R3 + 3 है तो -3 R1 करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट रोज इसकी आ रही हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। -0 -3 3 9 and third is 0 2 -2 and -6। तो अब आप देखें कि हमें जो है नेक्स्ट डायगोनल एंट्री 1 रिक्वायर है, जो कि -3 आ रही है। यहाँ पे 3 क्योंकि कॉमन है तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको 3 से डिवाइड कर दूँगी। अब जो है फर्स्ट में चेंज नहीं आ रहा, सिमिलरली थर्ड में भी चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज़ रहेंगे। चेंज R2 में आ रहा है और वो आ रहा है -1/3 R2। सो इसको R2 को -3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0 1 -1 -3। तो अब देखें कि यहाँ पे 1 बन चुका है। 1 अगर बन चुका है तो इसका मतलब है हमने इसकी अबव एंड बिलो एंट्री को 0 बनाना है। तो अब हमारे पास सेकंड जो रो है वो फिक्स हो गई है। फर्स्ट और थर्ड में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट में देखें चेंज आ रहा है
R1 में क्योंकि 1 है इसलिए R1 माइनस R2। R3 में चेंज आ रहा है R3, यहाँ पे +2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा -2R2। सो इस तरह से R1 में चेंज करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो कुछ ये बन रही है 1 0 3 4। थर्ड में जो चेंज आ रहा है वो है 0 0 0 एंड 0। देखें R3 है -2R2 है तो ये बन रहा है 2 - 2 0 -2 -2 + 2 0 -6 + 6 is 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमारी जो पूरी एक रो है वो ज़ीरो हो गई है। ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड वाली रो ही ज़ीरो हो, ये सेकंड भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है। कोई भी रो अगर पूरी ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका सेकंड केस बन गया कंसिस्टेंट का। सो अब हम इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि किस तरह से इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे करने के बाद आपको पता है हम इसको जो है वो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसको इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट में देखें x प्लस y का कोफिशिएंट 0 है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3z = 4। सेकेंड रो से अगर देखें तो यहाँ पे y आ रहा है, x नहीं आ रहा, सो y लिख लेते हैं, y प्लस माइनस y माइनस z = -3। अब थर्ड रो जो है वो तो पूरी की पूरी 0 है। सो इसलिए हमें थर्ड से आइडिया हो गया कि जो हमारा थर्ड वेरिएबल जो z वेरिएबल है वो आर्बिट्रेरी आएगा। या फिर दूसरी बात हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं x फाइंड करूँ तो वो क्या आ रहा है 4 - 3z। यहाँ से अगर मैं y फाइंड करूँ तो वो क्या आ रहा है z - 3। तो इसका मतलब है देखें x और y दोनों वैल्यूज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, z पे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम होमोजीनियस को डिस्कस कर रहे थे। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है जो आज हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखें अब कि x और y की वैल्यू जो है वो z पे डिपेंड कर रही है। तो z को जो है वो हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि ये कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू है। सो कोई भी रियल वैल्यू है तो जैसे जैसे z की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी जो है वो x y चेंज होता जाएगा। जब x y और z की वैल्यू आर्बिट्रेरी हो जाती हैं, रियल नंबर हो जाती हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। सो अब लिखते हैं यहाँ पे हम जो है वो सपोज कर लेते हैं लेट z = t। अब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, एनी रियल नंबर। सो अगर मैं z को यहाँ रिप्लेस करूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 - 3t और y की वैल्यू क्या बन गई t - 3। तो अब जो है हम इसको मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। सो वी हैव मैट्रिक्स x = x1 x2 एंड x3 विच इज़ इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या आ रही है 4 - 3t और y की वैल्यू आ रही है t - 3, g की वैल्यू आ रही है t। ये सारे डिपेंड किस पे कर रहे हैं t पे। जैसे ही मैं t चेंज करूँगी तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। जब चेंज होंगी तो ये सोल्यूशन जो है वो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमने यहाँ पे देखा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब ये t की वजह से हमें पता चला आर्बिट्रेरी वैल्यू की वजह से हमें पता चला कि इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। सो इसका मतलब है कि हमने कंसिस्टेंट के दोनों केस कर लिए हैं। तो होप सो आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। जो हमने कंसिस्टेंट के दोनों केस डिस्कस किए हैं, दोनों के लिए हमने एक एक एग्जांपल कर ली कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो किस तरह से एग्जिस्ट करता है और अगर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी एक रो पूरी ज़ीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं
ये कंसिस्टेंट है बट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब हमारा एक केस रहता है जो कि इनकंसिस्टेंट का है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।